हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? देखो ये क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जो आपका मैग्मा है, जब वो एस्थेनोस्फीयर से निकलता है, जब मैग्मा सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से बाहर आता है, तो अब बाहर आपको मैग्मा क्या बनाता है? वोल्केनोज बनाता है। ठीक है। जब पृथ्वी पर आकर मैग्मा ठंडा हुआ, यानी एक्स एक्स यानी आउट, जब मैग्मा पृथ्वी पर आकर ठंडा होता है तो हमने क्या देखा? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स देखे। एक्सट्रूसिव यानी पृथ्वी के बाहर मैग्मा के ठंडा होने से बने हुए लैंडफॉर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ वोल्केनोज हमने बहुत सारे देखे। अब इंट्रूसिव क्या होता है? अगर मैग्मा बाहर आके ठंडा ना हो और पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए, तो फिर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें कहते हैं इन यानी अंदर। ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। क्लियर है? बहुत ही ईजी है। चलिए, तो ऐसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जो मैग्मा के अंदर ही ठंडा होने से बनते हैं? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए? पहली संभावना तो ये हो सकती है कि मैग्मा बहुत ज़्यादा गहराई में ही ठंडा हो गया। जब मैग्मा बहुत ज़्यादा गहराई में ठंडा हो गया और ऐसे डोम स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो इन स्ट्रक्चर्स को बेथोलिथ कहते हैं। क्लियर है? दिस इज द सॉलिड मैग्मा। ये यही अर्थ के अंदर ही मैग्मा जो है आपका सॉलिडिफाई हो गया है। क्लियर है? बेथोलिथ, तो बेथोलिथ के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मैंने आपको बता दिया। बेथोलिथ क्या होता है कि बहुत गहराई में जब मैग्मा ठंडा हो जाए और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना ले, तो उन डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? बेथोलिथ कहते हैं। दिस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैग्मा। क्लियर है? जब ये जितनी भी ऊपर ज़मीन दिख रही है आपको, ये इतना जो आपको ज़मीन का हिस्सा दिख रहा है, जब धीरे 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 इस ज़मीन के हिस्से का इरोजन हो जाएगा, जब नदियाँ, पानी, हवा इसको इरोड कर देगी, तब धीरे धीरे ये बेथोलिथ जो है वो आपको पृथ्वी पर दिख जाएगा, क्योंकि सारी ज़मीन खत्म हो चुकी होगी, है ना। ज़मीन का हमेशा डिन्यूडेशन होता रहता है। डिन्यूडेशन क्या होता है? न्यूड मतलब पता है ना आपको? न्यूड यानी कि नग्न, मतलब बिना वस्त्रों के। डिन्यूडेशन या पृथ्वी के वस्त्र उतारती है कौन? आपकी नदियाँ, आपकी हवा, आपका सन, है ना। जब पृथ्वी की जो ज़मीन है, इस ज़मीन को धीरे धीरे डिन्यूड करती है, इरोड करती है ना, ये सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे पृथ्वी का लेवल जो है, लेवल घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। ठीक है। अभी जहाँ आप बैठे हो वहाँ पर हमेशा से यही लेवल नहीं था पृथ्वी का। 1000 साल पहले आप अगर वहीं बैठे हो, अगर मैं आपको टाइम मशीन में बिठा के उसी जगह पर, आप मैं 1000 साल पीछे ले जाऊँ मैं आपको, तो आप बैठे बैठे ऊपर चले जाओगे। समझ आ रहा है आपको? इतना ऊंचा आ जाओगे आप, कि डिन्यूडेशन की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? समझ आ गया ना आपको? चले आगे चलते हैं। तो ये था बेथोलिथ। अब बात आती है लेकोलिथ की। लेकोलिथ क्या है? कुछ भी नहीं है। बेथोलिथ क्या है कि जब बेथोलिथ, मैं वापस बेथोलिथ ही कह रहा हूँ। बेथोलिथ क्या है कि जब बहुत ही गहराई के अंदर मैग्मा ठंडा हुआ और डोम शेप बनाया, तो बेथोलिथ। अगर उतनी ठंडाई, उतने गहराई में नहीं बना रहा है और डोम शेप आपको ऊपर ही बना ले रहा है, तो इसको बोलते हैं लेकोलिथ। ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक था। तो बेथोलिथ और लेकोलिथ में डिफरेंस समझ गए आप? लेकोलिथ और बेथोलिथ में एक और डिफरेंस ये है कि लेकोलिथ जो होता है वो अपने नीचे से, जो भी जिस भी पाइप के थ्रू वो ऊपर आया है वो मैग्मा, उस पाइप से वो उस वक्त भी कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? ये तो ये है आपका लेकोलिथ। आ गया समझ में? तो लेकोलिथ क्या होता है? सेम डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जो कि एक कंड्यूट यानी कि पाइप से जुड़े हुए रहते हैं मैग्मा चेंबर से, एंड डोम लाइक बेथोलिथ का ही छोटा रूप होते हैं ये। क्लियर है? लेकिन
जस्ट लेस डीपर देन द बेथोलिथ। क्लियर है? जैसे आपके कर्नाटका की जो प्लेट्यू आपको दिखेगा, कर्नाटका का जो प्लेट्यू है वो लेकोलिथ और बेथोलिथ ही था। बहुत सालों पहले वो ज़मीन के अंदर लेकोलिथ और बेथोलिथ था, जो अभी कर्नाटका में ऐसे डोम शेप्ड चट्टानें दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन का मतलब यही होता है कि ऊपर से फॉइल यानी कि पन्नी उतर जाना। एक्स यानी कि आउट, एक्सफोलिएशन यानी आउटगोइंग ऑफ द फॉइल। जब आपकी फॉइल जो है पन्नी उतर जाती है, कौन सी पन्नी? यही मिट्टी और पर्वतों पहाड़ों की पन्नी उतर जाती है ना ऊपर से, एक्सफोलिएशन हो जाएगा। हवा पानी है ना, सूर्य की वजह से, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास ये सारी ज़मीन हट जाएगी, तो आपका ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो लेकोलिथ है वो दिखने लगेगा। क्लियर है ना? सिंपल। चले आगे। चलिए अगला है लेपोलिथ। लेपोलिथ में कुछ नहीं होता है। लेपोलिथ लेप से आप लेप याद रखिए। लेप का क्या मतलब होता है पता है ना आपको? लेप का मतलब पता है? जब आप आलती पालती बना के बैठते हो तो जो गोद होती है ना आपकी, गोदी। क्लियर है? हाँ, अरे यार दिखाऊं क्या तुम्हें? चलो दिखा लेते हैं। लेप जब आप पाँव फोल्ड करके बैठते हो ना, तो सिंपल है यार, वही तो है लेप। और क्या, मैं क्या दिखाने लग गया हूँ तो चलो चलते हैं, है ना? तो देखो, जब आप पाँव फोल्ड करके बैठते हो तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, है ना? जैसे कि चांद सो रहा हो। क्लियर है ना? तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेपोलिथ। लेप यानी कि गोद। क्लियर है? गोदी। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज लेपोलिथ। आया समझ में आपको? दिस इज लेपोलिथ। क्लियर? तो ये सोशल शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसकी जो स्काई बॉडी, मतलब जो कॉनकेव साइड है इसकी, ये देखो कॉनकेव साइड ये अपवर्ड रहती है। क्लियर है? और जो कॉन्वेक्स साइड है वो नीचे रहती है। सिंपल। चलें आगे। फेकोलिथ क्या होता है? फेकोलिथ, मान लो अभी तक हमने देखा कि डोम शेप स्ट्रक्चर बना एक, तो जो कि बहुत ज़मीन में, बहुत अंडरग्राउंड, बहुत नीचे बना है, तो उसे मैंने बेथोलिथ कहा। एक और डोम शेप स्ट्रक्चर बना, लेकिन वो थोड़ा ऊपर बना है, पृथ्वी की सरफेस के थोड़ा पास में, उसे बोलते हैं लेकोलिथ। और लेकोलिथ की एक और खासियत, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है? उसके बाद हमने एक देखा लेप यानी कि गोदी जैसा स्ट्रक्चर का, ये जो सोया हुआ चांद वाला स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं लेपोलिथ। ठीक है? इनको हम लिथ क्यों कह रहे हैं? लिथोस मतलब चट्टान होता है ना, लिथोस मतलब चट्टान होता है, पता है ना आपको? तो लेपोलिथ यानी गोदी जैसी दिखने वाली चट्टान। क्लियर है? ऐसा लिथोस। मैग्मा सॉलिडिफाई होके क्या बनेगा? चट्टानी तो बनेगा ना, तो इसलिए तो इनके पीछे लिथ लगा है, क्योंकि ये सॉलिडिफाइड रॉक है। तो फेकोलिथ क्या होता है? अगला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं, मान लो कि ये जो मैग्मा ऊपर जा रहा है, क्लियर है, उसको ऐसा कोई रास्ता मिल गया, पृथ्वी में कोई ऐसी दरार मिल गई जो ऐसे स्ट्रक्चर की है, ऐसे, ठीक है ना, वेव की तरह। तो ये मैग्मा इधर चला जाएगा, जरूरी थोड़ा ना है कि ये ऊपर ही जाएगा, कि नहीं भाई मेरे को तो वोल्केनो ही बनाना है। हाँ, उसको जहाँ रास्ता मिलेगा वो अपने प्रेशर से वहाँ जाएगा ना। तो ये इधर आएगा मैग्मा, और जब ये इसी दरार में वो ठंडा हो जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना? इसमें इस स्ट्रक्चर में ये जो जगह आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एंटिक्लाइन। क्या बोलते हैं? एंटिक्लाइन। और ये जो जहाँ डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन यानी किसी चीज़ का घटना, जहाँ ढाल आपकी बहुत स्लो हो गई है, आपकी स्लोप बहुत कम हो गई है, उसको बोलते हैं
सिनक्लाइन। क्लियर है? सिनक्लाइन यानी कि खाई और एंटीक्लाइन यानी उल्टी खाई। क्लियर है? सिनक्लाइन एंटीक्लाइन आया समझ में? तो सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन बनते हैं इसके अंदर, ट्रैकोलिथ्स में बन रहा है ना? क्लियर? सिंपल। ये हो गया आपके पास। और ये भी अपने मैग्मा के सोर्स से कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? चलें आगे। अगला है आपका सिल्स और डाइक्स। डाइक्स से आप याद रखना D4 डाइक्स, D4 दीवार। तो मैग्मा का ऐसा स्ट्रक्चर, जब मैग्मा एक खड़ी दीवार के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है, तो उसे बोलते हैं डाइक। क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? यस। और दूसरा होता है सिल। सिल यानी कि स्लेट, S फॉर सिल, S फॉर स्लेट। बिल्कुल स्लेट की तरीके से ये एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल, जब मैग्मा ऐसे सॉलिडिफाइड हो जाए इसको बोलते हैं सिल्स। देख रहे हो आप ये यहाँ पर? तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है ये सिल्स है। क्लियर है? और ये जो आपको दिख रहा है ये खड़ी दीवार, दिस इज डाइक, दिस इज डाइक, दिस इज डाइक, डाइक, डाइक। देख पा रहे हो दीवार? D4 दीवार, D4 डाइक। पता रहेगा? याद रहेगा? चलिए, ये हो गया आपके पास। आपका जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का कोस्ट है, वेस्टर्न महाराष्ट्र का कोस्ट नहीं, वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो इलाका है, जहाँ पे जिस इलाके को हम डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था कि डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। उनका फॉर्मेशन हुआ था आपका फ्लड बेसाल्ट से। फ्लड बेसाल्ट से जब फॉल्ट लाइन के अंदर से मैग्मा निकल रहा था गरम गरम, और वो मैग्मा बहा इस तरीके से, है ना? तो महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू है आपका इस मैग्मा से बना है। इसलिए महाराष्ट्र के प्लेट्यू की जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल है, क्योंकि वो अंदर से निकला हुआ मैग्मा है। क्लियर है? अब आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है, जो हमारे पिछली की क्लासेस पे बेस्ड है। पहला ये क्वेश्चन कि सबसे पहला फर्स्ट पॉसिबिलिटी किसने दिखाई थी कि यूरोप और अफ्रीका एंड अमेरिका, ये तीनों कॉन्टिनेंट कभी एक साथ हुआ करते थे, जुड़े हुए। सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी किसने दिखाई थी? आपको पता है, अब्राहम ओटिलियस एक मैप बनाने वाला व्यक्ति था, है ना, जो कि डच से था। तो सबसे पहले इसने दिखाई थी ये पॉसिबिलिटी। जब ये मैप बना रहा था तो इसने सिमिलरिटी नोटिस किया, ठीक है, मैप के अंदर इसने अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द सिमिलरिटी नोटिस की, और फिर इसने सबसे पहले संभावना दी कि ये तीनों ही कॉन्टिनेंट कभी एक साथ रहे होंगे। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया? अल्फ्रेड वेगनर ने आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। क्लियर है? एंटोनियो पेलेग्रिनी ने क्या किया था? जब अब्राहम ओटिलियस ने बताया कि हो सकता है, ऐसी संभावना उसने बताई कि कहीं अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप एक साथ रहे हों कभी, तभी इनकी जो कोस्ट लाइन्स है वो सिमिलर दिखाई देती हैं। ठीक है? तो एंटोनियो ने क्या किया? एंटोनियो ने अब्राहम की संभावना को देखते हुए ये सारे यूरोप, मतलब इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को साथ में जोड़कर इसने दिखा दिया। क्लियर है? यस। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़कर किसने दिखाया मैप के जरिए, तो एंटोनियो ने। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि सबसे पहली पॉसिबिलिटी किसने बताई? तो पॉसिबिलिटी बताई थी अब्राहम ओटिलियस ने। क्लियर है? चलें आगे। पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू व्हाट? पोलर फ्लीइंग फोर्स आपको पता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने जब अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, तो उसने दो फोर्सेस की बात की थी। पहला है पोलर फ्लीइंग फोर्स और दूसरी उसने कहा था टाइडल फोर्स। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पोलर फ्लीइंग फोर्स किस कारण से होती है? अब्राहम ने क्या कहा? पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या होती है पहले वो जानिए। आपकी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, पता है आपको ये बात? तो जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स को महसूस करती है अपनी इक्वेटर पर। इसलिए पृथ्वी जो है वो इक्वेटर पर उभरी हुई है और यहाँ से पिचकी हुई है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल पर। तो ये जो चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं पोलर फ्लीइंग फोर्स। यानी अगर यहाँ कोई भी ज़मीन का टुकड़ा होगा पोल्स पर, तो ज़मीन का टुकड़ा कहाँ फ्ली करेगा? फ्ली यानी भागेगा। कहाँ भागेगा? पोल से
इक्वेटर की तरफ भागेगा ना, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, इक्वेटर की तरफ लग रहा है, तो इसीलिए इस फोर्स को पोलर फ्लीइंग फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो पोलर फ्लीइंग फोर्स क्यों होती है? पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण या पृथ्वी के रोटेशन के कारण? रोटेशन के कारण। रिवोल्यूशन क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के जैसे ये सन है और पृथ्वी ये जो इस पाथ पे घूमती है ना सन के आसपास, तो पृथ्वी की इस मोशन को बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्लियर है? और जो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है गोल गोल अपनी जगह पर खड़ी होके, उसे बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट? मैंने आपको दिखाया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स में मैकेंजी पार्कर है ना, और इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्लेट टेक्टोनिक्स, पृथ्वी पर जितनी भी प्लेटें हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंट वाली हो, चाहे आपका ओशनिक प्लेट्स हो, उन्होंने कहा था कि 7 है ना, 3 साइंटिस्ट थे, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन तीनों ने 7 बड़ी प्लेटें दिखाई, बड़ी है ना, 7 मेजर प्लेट्स है और बाकी छोटी प्लेट्स हैं जो पूरे अर्थ के ऊपर हैं। क्लियर है? तो इन्होंने ये दिखाया है ना प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर, विच, तो हमने देखा था कि कौन कौन सी मेजर प्लेटें हैं। हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका मेजर प्लेट है, साउथ अमेरिका मेजर प्लेट है, आपकी अफ्रीका मेजर प्लेट है, उसके बाद अंटार्कटिका है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी मेजर प्लेट है, उसके बाद यूरेशियाई प्लेट एक मेजर प्लेट है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। एक और कौन सी बची है आपकी? अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, एक और कौन सी बची? इंडो ऑस्ट्रेलिया हो गया, अरे भाई सबसे बड़ी प्लेट तो भूल ही गए, पैसिफिक प्लेट तो भूल ही गए ना। ये हो गई आपकी 7 बड़ी प्लेटें। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनमें से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है, ऐसा कह रहा है ये, बताओ मेरे को। देखो भाई, अंटार्कटिका तो बड़ी प्लेट है ना, मेजर प्लेट है, और ये सारी छोटी प्लेट है। नाज़का प्लेट कहाँ है पता है आपको? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के यहाँ पर। क्लियर है? और नाज़का के जस्ट ऊपर है आपकी कोकोस प्लेट। क्लियर है? क्योंकि इस तरफ खिसक रही है। ये मैंने आपको पूरा मैप के जरिए सिखाया था पिछली क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स वाज नॉट कंसिडर्ड बाय दोज व्हाइल डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग? जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात हो रही थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब पता है ना आपको, नीचे से कन्वेक्शन करंट्स ऊपर आ रही हैं और ऊपर पानी भरा हुआ है, पानी, और यहाँ पर है क्रस्ट आपकी सरफेस। क्लियर है? तो ये जो कन्वेक्शन करंट्स आ रही है, ये इन प्लेटों को धक्का दे रही है इस तरफ, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स इस तरीके से मूव कर रही है। तो ये प्लेटों को धक्का, प्लेटें इन्हीं के ऊपर तो तैर रही है ना, मैग्मा के ऊपर, तो प्लेटों को अपने साथ ले जाती है और यहाँ से प्लेट ब्रेक हो जाती है। और जब प्लेट ब्रेक होगी तो यहाँ से मैग्मा ऊपर निकलेगा और यहाँ पानी है तो मैग्मा ठंडा हो जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा होता रहेगा, यानी ये प्लेटें खिसकती रहेंगी। यानी आपका जो सी का जो फ्लोर है, ये फ्लोर जो है वो एक्सपेंड हो रहा है ना, उधर जा रहा है, बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्लियर है? स्प्रेड यानी फैलना। तो जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात हुई थी, किसने बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग? बताओ किसने बताया था? हैरी हेस ने बताया था ना, हैरी हेस। ये थे साइंटिस्ट जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की थी। तो इन्होंने कौन सी बात नहीं की? देखो, स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन रॉक्स इन ओशन फ्लोर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कंटिनेंट्स, एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर। इन्होंने इस चीज़ की बात नहीं की थी। क्लियर है? इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को भी समझाया था, है ना, क्योंकि मिड अटलांटिक रिज का स्प्रेड हो रहा है, इधर खिसक रही है प्लेटें, सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। क्लियर है? इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस को नहीं बताया, इन्होंने एज ऑफ रॉक्स को भी बताया था। इन्होंने कहा कि जो आपकी मिड अटलांटिक रिज है, उससे आप अगर 5 किलोमीटर इधर गए और 5 किलोमीटर इधर गए, तो आप देखोगे कि यहाँ जो चट्टानें आपको मिली है वो बिल्कुल सेम एज की है। यानी कि आपका ये जो सी का फ्लोर है, ये फ्लोर, ये
एक ही स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, इधर उधर खिसक रहा है। क्लियर है? कभी ये चट्टानें जो हैं वो यहीं रही होंगी बीच में, दोनों चट्टानें, ऐसा इन्होंने बताया था। समझ रहे हो ना आप? इस तरीके से। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, तो इनमें क्या हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन्स। इंडियन प्लेट की प्लेट बाउंड्री क्या है? आपको पता है कि ये जो इंडियन प्लेट है इधर नॉर्थ में खिसक रही है, और आपकी जो यूरेशियन प्लेट है, जो चाइना रशिया वाली जो प्लेट है, उस प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है आपकी प्लेट, जो इंडियन प्लेट है ना, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। ठीक है, तो कौन सा यहां पर कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। क्लियर है? सिंपल। अच्छा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है? जब प्लेटें इस तरीके से अप डाउन खिसके, इस तरीके से, मान लो ये दो प्लेटें हैं यहां पर, ठीक है, और ये इस तरीके से खिसक रही है ना, इर्द गिर्द, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट यानी कि जब प्लेटें डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस क्या होता है? जब एक जमीन वाली प्लेट एक ओशन वाली प्लेट के या तो नीचे जा रही है, या फिर ओशन वाली प्लेट जमीन वाली प्लेट के नीचे जा रही है। क्लियर है? ऐसा। अब क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, ओशन वाले ही तो जमीन के नीचे जाती है। ठीक है, ये ओशन वाली प्लेट हमेशा जमीन वाली के नीचे, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंस, मिलना। क्लियर है? आगे आपको समझ में, तो यहां आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। द डक्कन ट्रैप्स, जो इंडिया की जो डक्कन ट्रैप्स है वो हमने अभी आपको बताया, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ठीक है, सोसर शेप्ड यानी कि लेप, गोदी, ये रहा लेपोलिथ, लोपो नहीं होगा यहाँ, लेपोलिथ होगा। क्लियर है? हैप्पी लर्निंग बाय सीरियस रगड़ा फॉर द सीरियस एस्पायरेंट्स। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।